अच्छा जी, स्क्रीन नज़र आ रही है आप सबको? ओके ओके। चलिए, हमने जिस तरीके से हमने बात की है कि जो HTML है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और CSS जो है उसको अपना उसकी स्टाइलिंग वगैरह करना है। अब जैसे मैं इधर आता हूँ, मैं इसको लाइव सर्वर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसे लाइव सर्वर किया तो ये मेरे क्रोम में आएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, ये आपकी उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज में जाता है, लेकिन अब ये मेरे क्रोम में आएगा, ठीक है। मैं होम में जाता हूँ, यहाँ पे अब यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर है, वेबसाइट इस तरीके से हमें शो होगी। लेकिन मैं थोड़ा सा ना इसमें स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये पता चले कि वेबसाइट है, मतलब यूज़र इंटरेक्ट करे इसके साथ, यूज़र को देखने में अच्छी लगे वेबसाइट, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम CSS यूज़ करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का जिनका इशू आ रहा था VS कोड के अंदर, उनके लिए है कि ये एक ऑनलाइन है कोड पेन, इसके अंदर आप बना सकते हैं, ठीक है। ये भी VS कोड की ही तरह है, इसके अंदर आपको ये चीज़ है VS कोड की तरह ही है सारा। जिस तरीके से आप यहाँ पे कोड लिखेंगे और फिर उसके बाद रन करेंगे ना जब वो कोड, तो वो कोड जो है वो आपको यहाँ पे नीचे वाली स्क्रीन पे शो हो जाएगा, इस स्क्रीन में। जिस तरीके से ये मैं टू डू लिस्ट बना रहा था अभी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। तो ठीक, जिस तरीके से मैंने ये ऐड किया, और क्योंकि जावास्क्रिप्ट नहीं ना लगी हुई तो उस वजह से ये ऐड नहीं हुआ। मैंने सिर्फ HTML और CSS लगाई है, तो आपको शो हो जाएगा ये चीज़, नीचे आपको शो हो जाएगी, लेकिन इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा फ़िलहाल। अब लेट्स सपोज इमेजेस का इशू आ रहा था, मसलन इमेज ऐड करनी है आपने। मैं यहाँ पर ये एक इमेज टैग लेता हूँ, इसमें आपको VS कोड की तरह वो खुद नहीं बताता, ठीक है। तो मैं इमेज टैग एक ले लिया मैंने, ठीक है, और उसके अंदर सोर्स इज इक्वल टू, अब सोर्स में मैंने इमेज का सोर्स प्रोवाइड करना है। लेट्स सपोज मैंने ये वाली इमेज ही रखनी है इसमें मैं क्लिक करता हूँ, जो इमेज है हमारी, लेट्स सपोज वो ये है। तो कॉपी इमेज एड्रेस किया मैंने, कोड पेन भी आया, सोर्स के अंदर ये पेस्ट कर दिया, ठीक है, और ये नीचे इमेज शो हो गया हमें, ठीक है। समझ आ गई इस चीज़ की? बाकी विथ वगैरह भी हम देख सकते हैं इससे, ठीक है जी। तो जिनका VS कोड नहीं है वो यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे हम आ जाते हैं जी CSS हम यूज़ क्यों करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। ये सेम चीज़ हमने बनाई हुई है अपनी असाइनमेंट्स में, ठीक है, कि सेम पे डिफरेंट, पता है ये H1 लगा हुआ है, ये पैराग्राफ टैग है, ठीक है, ये लिंक्स लगे हुए हैं, ये भी H1 है। आगे ये पैराग्राफ है, लॉरम लिखा हुआ है, ये भी लेकिन हमारा जो है वो ऊपर से इस तरीके से नीचे को आता है। ये इन्होंने किस तरीके से सेट किया है, एक ही पेज है, स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। जैसे ये स्ट्रक्चर, ये सेम है स्ट्रक्चर, लेकिन CSS की मदद से एक आपको इस तरीके से शो हो रहा है, दूसरा वेब डेवलपर या डिज़ाइनर उसने डिज़ाइन दिया है, जिस CSS की मदद से आपको इस तरीके से शो हो रहा है। पेज एक ही है, स्ट्रक्चर एक ही है, ये देखिए एक इस तरीके से भी उसने शो करवा दिया, और चौथा डिज़ाइन उसका ये है। और अगर हम CSS नहीं यूज़ करेंगे तो ये इस तरीके से हमें शो होगा। समझ आ गई? यानी कि वैसे बेसिक HTML से ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, लेकिन HTML से हमने इसे बहुत ज़्यादा चेंज किया हुआ है खुद, ठीक है। ये CSS की मदद से हुआ सर। तो CSS इसलिए इम्पोर्टेंट है सेज के लिए, उसके अलावा आप डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते।
सो होप सो यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अच्छा आगे सिंटैक्स समझ लेते हैं इसका। ये मैं आपको ना समझाता हूँ बाद में। सिलेक्टर, सिलेक्टर क्या चीज़ है? सिलेक्टर है कि आपने किस चीज़ को सिलेक्ट करके, ठीक है, और उसके कलर वगैरह को चेंज करना है या उसकी डिज़ाइनिंग करनी है आपने। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं आया इंडेक्स वाले पेज पे। ठीक है, मैं इंडेक्स वाले पेज पे आया और लेट्स सपोज ये H1 है, ये H1 है। ठीक है, ये मैं चाहता हूँ कि इस H1 का कलर जो है ना वो मैं चेंज कर दूँ। एक तरीका क्या है, उसे कहते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। आप आएंगे यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे तो ये CSS अब स्टार्ट हो गई। मैं चाहता हूँ इसका जो कलर है ना, कलर ये येलो कर दूँ। ठीक है, अब ये इनलाइन स्टाइल हो रहा है। अगर मैंने कुछ और ऐड करना तो मैं इस सेमी कोलन के इस साइड पे ऐड करूँगा। ठीक, कलर इसका येलो कर दें और इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो ब्लैक कर दें। ठीक है, अब मैं जब वापस जाऊँगा यहाँ पे तो ये देखिए कलर उसका येलो हो गया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। लेकिन इनलाइन स्टाइलिंग को हम प्रेफर नहीं करते और ये करनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपका दूसरा फेलो डेवलपर होगा या बाद में, अभी आप कर ही जा रहे हैं, आपको समझ आएगी, लेकिन हफ्ते के बाद भी अगर आप वो कोड खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे यार ये मैंने क्या खर्चे मारी हुई हैं। और जितना हम CSS लिखनी होती है वो इनलाइन हो भी नहीं सकती। एक तरीका ये, एक तरीका ये है कि यहाँ ऊपर आप बॉडी से ऊपर हेड के अंदर, ठीक है, बॉडी से ऊपर और हेड के अंदर आप एक टैग ले लें स्टाइल। ठीक है, इसका मतलब है अब आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, स्टाइलिंग करने लगे हैं। अब वही चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ, लेकिन अब इसके अंदर हमने कुछ नहीं था उसे सिलेक्ट किया क्योंकि हम क्वेरीज के अंदर रहे थे। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ना हमारी H1 जहाँ पे भी है हमारे इस पेज के अंदर जितने भी H1 है उनका कलर कर दूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ H1, ठीक है, और ये इसका सिंटैक्स है H1 को क्या कर दो। अब मैं इसके अंदर कोड लिखूँगा अपना कि जो उसका कलर है वो कर दो येलो। अब मैंने आगे आगे जाना है, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो। ठीक हो गया, H1 ये ब्रैकेट्स और उसके बाद मैंने उसे कोड दे दिया कि कलर उसका येलो कर दो, बैकग्राउंड कलर उसका ब्लैक कर दो। ठीक है, अब मैं जाता हूँ तो दोबारा वही चीज़ होगी। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ देखें कि ऊपर वाले का बैकग्राउंड कलर भी हो गया साथ। जब हमने पहले इसमें इसके अंदर लिखा था H1 के अंदर तो सिर्फ इस H1 का हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा है कि जितने भी H1 है इस पूरी फाइल के अंदर सबका कर दो। तो एक H1 ये भी है, ठीक है, एक H1 ये भी है, तो उसने इसका भी बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया। और इसके अंदर चूँकि लिंक्स हैं, लिंक्स का अपना कलर जो होता है वो होता है ब्लू, तो उसने उसे येलो नहीं हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो एंकर टैग है हमारे पास, ठीक है, एंकर टैग को क्या कर दो जी, एंकर टैग का कलर येलो कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम आए जब तो देखा उसके एंकर टैग्स का भी कलर येलो हो गया। समझ आई है? यहाँ तक अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो पूछ सकता है। हाल ओके, ओके हो गया। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा जहाँ पे भी H1 है, लेट्स सपोज हम ये H1 ले रहे हैं, एक और H1 हम यहाँ पे एंड पे ले लेते हैं और इसके अंदर टेस्टिंग लिख लेते हैं। अच्छा, इससे आपको ये भी पता चल गया कि H1 जो है ये ब्लॉक है क्योंकि ये पूरी की पूरी विथ ले रहा है, लेकिन इसके अंदर कंटेंट इतना है। लेट्स सपोज अगर मैं ये कहता हूँ कि जो एंकर टैग है
इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो आप वाइट कर दें, ठीक है। तो अब ये देखिए एंकर टैग का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, वाइट हो गया, ऐसे ही। यानी कि कितना वाइट हुआ है, जितनी वो विथ ले रहा है। तो इससे क्या पता चला कि एंकर टैग हमारा इनलाइन है, लेकिन H1 का बैकग्राउंड कलर दिया था तो वो पूरी की पूरी विथ ले रहा है, ये देखिए, ठीक हो गया। तो हम इसे फिलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए हमने यहाँ पर नीचे ये टेस्टिंग लिखा था H1 के अंदर, लेकिन उसका कलर भी येलो हो गया। अब मैं अगर चाहता हूँ कि नहीं ये इसका कलर येलो ना हो, ना ही इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो, तो फिर मैं क्या करूँगा? अगर मैं यहाँ पे आके उसका कलर चेंज कर देता हूँ तो वो तो सबका चेंज हो जाएगा, ठीक है। या फिर इनलाइन करूँगा, और इनलाइन हम प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनलाइन प्रोफेशनल काम नहीं है। तो इसके लिए फिर हम जो है ना सिलेक्टर यूज़ करते हैं कि हम उस स्पेसिफिक को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। और उसके लिए क्या चीज़ होती है, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है क्लास, एक होती है आईडी। इस चीज़ को ज़रा गौर से समझिएगा, इसी के ऊपर पूरी CSS बेस करती है, यानी कि आपने सेलेक्ट कैसे करना। एक आप करते हैं क्लास से, एक करते हैं आईडी से। आईडी जो है वो हर चीज़ की यूनिक है, हर एलिमेंट की। मतलब अगर आपने इसमें H1 को आईडी दे दिया आपने हेडिंग, ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे नाम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इस पैराग्राफ को भी मैं अगर यही आईडी देना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये नहीं होगी, इन दोनों में से एक को ही। और वो अगर मैं यहाँ पे आके करता हूँ, अब मैंने किसको करना है, हेडिंग को सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने इसे आईडी दे दी है, और ये सिलेक्टर है आईडी सिलेक्टर। आईडी के लिए अगर आपने सेलेक्ट करना है तो आप हैश लिखेंगे और उसके आगे आईडी का नेम लिख देंगे, और फिर वही ब्रैकेट्स, ठीक है। अब ये किसे सिलेक्ट करेगा, मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, इसका एक्वा कर देता हूँ, ऊपर आया तो बैकग्राउंड कलर एक्वा आना चाहिए। लेकिन आईडी जो है वो हर एक की यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम आईडी नहीं लेते, क्यों? क्योंकि हमने किसी एक चीज़ पे वर्क करना होता है, हम इन दोनों में से एक चीज़ को आईडी देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसलिए अगर हमने दो चीज़ों को एक साथ स्टाइलिंग करनी है, दो चीज़ों की एक साथ ही स्टाइलिंग करनी है, लेट्स सपोज अगर मैं ये चाहता हूँ, इसे मैं इस कोड को मैं कर देता हूँ कमेंट। कमेंट करने के लिए जिस चीज़ को कमेंट करना है उसे सिलेक्ट करके कंट्रोल और बैक स्लैश लगाएं तो वो कमेंट हो जाता है, ठीक है। मतलब अब ये कोड वर्क नहीं करेगा, अब मैं पीछे आ जाऊँ तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब आगे आ जाए, मैं चाहता हूँ कि इस H1 की और इस H1 की का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो, लेकिन इस H1 का बैकग्राउंड कलर वाइट कुछ भी यानी कि ब्लैक के अलावा हो। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे इन दो H1 पे सेम स्टाइलिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे लूँगा क्लास, ठीक है, और इसका नाम दे देता हूँ, इसका नाम कोई टैग का नाम नहीं रखना आपने, ठीक है। तो मैं रख देता हूँ सेम, क्योंकि मुझे सेम चाहिए, ठीक है। तो इस H1 का भी, तो मैं इसके अंदर ला के क्लास सेम। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्लास आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हैश लगाते थे, और क्लास को डॉट, और उसके बाद जो क्लास का नेम है हेडिंग, ठीक है। सॉरी हेडिंग नहीं था, सेम था, ठीक है। क्लास का जो नेम है सेम वो लिखा। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर एक्वा कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया, देखें दोनों के क्लास सेम थी तो कलर एक्वा हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ इस H1 का जो बैकग्राउंड कलर है, इस H1 का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, कहाँ पे वो H1, ये। तो यहाँ पे मैं क्लास भी ले सकता हूँ, आईडी भी ले सकता हूँ।
तो लेट मैं, क्योंकि अकेला ही है तो मैं आईडी ले लेता हूँ, लेकिन हम मोस्टली क्लासेस यूज़ करते हैं चाहे अकेला भी हो, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं। तो मैं आईडी ले लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। तो मैं रख देता हूँ यूनी रख देता हूँ, ठीक है, नाम उसका। अब मैंने आईडी सेलेक्ट करनी है तो मैं क्या लिखूँगा, डॉट लिखूँगा या हैश लिखूँगा? मैं हैश लिखूँगा। और हैश लिखने के बाद उसका नेम, तो नेम क्या था, यूनी। अब वो आईडी सेलेक्ट होगी। इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दूँ मैं, इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। अब देखें है H1 ही तीनों, लेकिन मैंने पहले दो को क्लास दे दी, तीसरे को आईडी दे दी, और उसकी मैं अलग अलग स्टाइलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गई? यहाँ तक अगर किसी का इशू है तो वो पूछ सकते हैं। गुड हो गया माशाल्लाह। ठीक, तो ये हमने सेलेक्टर्स पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं। बॉर्डर्स, कलर और बैकग्राउंड कलर हमने पढ़ लिया। बॉर्डर क्या होता है? लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ ये जो नीचे वाला H1 है, इसका जो बॉर्डर है यानी कि यूनी का, तो इसका जो बॉर्डर है 1 पिक्सल हो जाए। ठीक है, 1 पिक्सल और आगे सॉलिड ब्लैक। क्या होगा उस H1 का, ये देखें, मैं पिक्सल थोड़े से बढ़ा देता हूँ ताकि समझ लग जाए। 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो ये देखिए 5 पिक्सल और सॉलिड लाइन है और ब्लैक है। यहाँ पर मैं अगर सॉलिड की जगह डैश लिख देता हूँ, ठीक है, तो वो डैश लाइन आ गई। इस तरीके से और भी चीज़ें आती हैं। ब्लैक की जगह मैं येलो लिख देता हूँ, तो वो कलर इसका येलो हो गया। ठीक है, और मैं चाहता हूँ अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो अकेला हम कलर लिखेंगे, टेक्स्ट कलर नहीं लिखेंगे, अकेला कलर लिखेंगे। तो कलर इसका क्या कर दो जी, ये कर दो, ये वाला। ठीक है, कलर उसका देखें चेंज हो गया, तो ये वाइट से मिलता जुलते। कलर के ऊपर अगर आप एरो लेके जाएंगे ना, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा कलर। तो मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। अब देखें उसका कलर उसके बैकग्राउंड से मिल रहा है। मैं इसका कलर करता हूँ रेड के पास, तो ये उसका कलर हो गया। ठीक है, समझ आ रही है आपको? हम इस टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, ये जो टेस्टिंग है। समझ लग रही है आपको मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। ओके चल ठीक हो गया। बाकी हम पढ़ लेते हैं ये कलर के अंदर क्या क्या चीज़ें। बॉर्डर, तो बॉर्डर जैसे हमने लिखा था कि बॉर्डर सॉलिड डैश्ड, तो डॉटेड भी होता है, डैश्ड भी होता है, सॉलिड भी होता है, डबल, ग्रो, राइडिंग, ये आप सारे एक दफ़ा ट्राई कर लें। और अगर आप बॉर्डर हिडन लगाएंगे तो बॉर्डर नहीं शो होगा, बॉर्डर नन लगाएंगे तो बॉर्डर शो ही नहीं होगा। जैसे ये नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं शो होगा, हिडन फिर भी नहीं शो होगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ऊपर वाला यानी कि टॉप वाला डैश्ड है, लेफ़्ट वाला जो है वो इसका डबल है और नीचे सॉलिड है। इसका कोड क्या है, ये बॉर्डर स्टाइल डॉटेड डैश्ड सॉलिड डबल बॉर्डर स्टाइल है। ये चीज़ें आपको यहाँ से ही मिल जाएंगी। लेट्स सपोज अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे आएंगे, जो कि हर प्रोग्रामर करता है, हाउ टू स्टाइल बॉर्डर इन CSS। जो भी आपका सवाल है आप गूगल पे लिखेंगे, ये आपके लिंक्स आ जाएंगे, बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे, तो आप यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं। सारे ही ऐसे करते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, कलर पे आगे देख लेते हैं कलर का क्या है। कलर में एक और चीज़ आ जाती है ओपेसिटी। कलर को हम शो किस तरीके से कर सकते हैं? पहली बात है कि हम RGBA यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, पहला उसकी वैल्यू रेड है, दूसरी ग्रीन, तीसरी ब्लू। इस तरीके से आप कलर दे सकते हैं। या आप हेक्साडेसिमल में हैश लिख कर
अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ से ये कॉपी करता हूँ और बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसमें जाके वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो गया होगा, ये देखिए उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ठीक। या फिर अगर मैं यहाँ पे आके RGBA कलर देता हूँ, तो रेड कलर मैंने कितना देना है इसका, रेड कलर मैं दे देता हूँ 255, ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सकते हैं 34। ग्रीन कलर मैं देता हूँ 45 और ब्लू कलर मैं देता हूँ 33। अब ये पता नहीं कौन सा कलर बन गया, लेकिन ये वाला कलर बन गया, ठीक है। क्योंकि दुनिया में आपके जितने भी कलर हैं वो इन 3 कलर से मिलके ही बनते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। आप अगर किसी में रेड की वैल्यू बढ़ा देंगे, किसी में ग्रीन की कम कर देंगे तो एक नया कलर निकल आएगा, किसी में ब्लू की बढ़ा देंगे, रेड की कम करके ग्रीन की भी सबसे कम कर देंगे तो नया कलर निकल आएगा। तो कलर इस तरीके से मिलके बनते हैं, ठीक। इसमें एक तीसरी वैल्यू होती है ओपेसिटी की, तो मैं यहाँ पर 0.2 लिख देता हूँ ओपेसिटी। तो यहाँ पे आया तो देखिए उसकी ओपेसिटी कम हो गई, वो शो कम। इसका मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक के लिए होता है 0 0 और 0। इसका मतलब वो कोई कलर भी नहीं है, ब्लैक है तो वो ब्लैक है, तो इसकी ओपेसिटी देखें लो हो गई। अगर यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो कर देता हूँ 5, ठीक। तो उसकी ओपेसिटी देखें बढ़ रही है। अगर मैं उसकी ओपेसिटी लिखता ही नहीं हूँ तो वो फुल ओपेसिटी यानी कि 1, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है, तो 1 ले रहा है। अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगा के ओपेसिटी लिख देता हूँ 0.6, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है, वो फुल होती है। तो ये इस तरीके से अपनी ओपेसिटी को उसने देखेंगे कम कर लिया, ठीक है। 2 तरीके हो गए ये। तीसरा तरीका है सिंपल कलर्स का नाम लिख लें, और चौथा तरीका है ये इस तरीके से। लेकिन हम मोस्टली इस तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ हमें कलर डिज़ाइनर ने दिया होता है कि आपने ये वाला कलर लिखना है। अगर वैसा नहीं लिखना होता तो VS कोड में ये हमारे लिए आसानी है। लेट्स सपोज मुझे ब्लैक कलर चाहिए, ब्लैक। अब मैं यहाँ पे आता हूँ एरो और ऊपर जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से देख लेता हूँ मैं, तो ये हमारे पास कलर मैं चेंज कर रहा हूँ और यहाँ से मैं उसकी ओपेसिटी को कंट्रोल कर रहा हूँ। ये देखें यहाँ RGBA यानी कि ओपेसिटी वाला, तो ये हमें कोड भी मिल गया कि इस तरह से, और नीचे कोड ऑटोमेटिकली उसने बना दिया, ठीक। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी, ये देखें, ठीक। और अगर यहाँ पे मैं उसकी ओपेसिटी को फुल कर देता हूँ तो फिर ये हमें फुल शो हो रही है। ठीक है जी, समझ आ गई। आगे मार्जिन और पैडिंग पे आते हैं। अच्छा देखिए, मार्जिन क्या है और पैडिंग क्या है। इस चीज़ को समझने के लिए एक बॉक्स हमें देखना पड़ेगा। इसमें ये देखिए, लेट्स सपोज हम जो है वो एक मैं यहाँ पे ना एक अबाउट के पेज में मैं जाता हूँ, इस अबाउट के पेज में, ठीक है। और यहाँ से ये जो सारी चीज़ें हैं ना, टेबल जो हमने बनाया था इसके नीचे ही मैं लिख देता हूँ, ठीक। इधर मैं लेता हूँ एक डिव। डिव क्या है, खाली हमारे पास बॉक्स होता है, और मैं इसको क्लास यहाँ क्या करूँगा, बोर्ड ID दूँगा। तो मैं इसकी क्लास दे देता हूँ, इसकी मैं क्लास देता हूँ डू, कुछ भी नाम। यहाँ पे आया, हेड के ऊपर मैंने क्या करना था, स्टाइल, और यहाँ पे किसको मैंने सेलेक्ट करना है, क्लास को, डॉट किस क्लास को, डू वाली क्लास को। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने इसे दे दिया बॉर्डर, 1 पिक्सल इसका बॉर्डर हो, सॉलिड हो और रेड हो, ठीक। और मैं इसकी अभी जो है ना, हमें जो शो होगा ऊपर, अबाउट में जाते हैं,
अभी हमें ये सिर्फ ये लाइन शो हो रही है, ये डिव है एक, लेकिन क्योंकि हमने इस पर कोई चीज़ यानी कि लगाई नहीं हुई, इसलिए ये हमें इस तरीके से शो हो रही है। ठीक है, तो मैं इसको डिव को हाइट देता हूँ। हाइट कितनी दूँ जी? 50 पिक्सल हाइट दे देता हूँ मैं इसको। तो अब देखें इसकी हाइट 50 पिक्सल होगी। लेट्स सपोज अगर मैंने विथ इससे देनी है, मैं ये नहीं चाहता कि ये 100% विथ ले, तो मैं विथ इसकी कर देता हूँ, विथ कर देता हूँ इसकी 80%। अब परसेंट में और पिक्सल में क्या फ़र्क है ये देखिएगा ज़रा। ये 80% है, ये परसेंट क्या है? स्क्रीन के हिसाब से। अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ से इंस्पेक्ट करता हूँ और इंस्पेक्ट करके मैं इसकी स्क्रीन अब छोटी कर रहा हूँ, तो ये देखिए इसकी हाइट 50 पिक्सल ही रह रही है, क्योंकि वो फिक्स है 50 पिक्सल है, लेकिन इसकी जो विड्थ थी वो क्या थी? 80% थी। यानी कि जो भी स्क्रीन हो इसने उस स्क्रीन का 80% लेना है। जितनी मर्जी मैं छोटी स्क्रीन कर दूँ, ये उस स्क्रीन का 80% लेगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ कि ये आईफोन पे कैसे नज़र आएगा। तो आईफोन में ये इस तरीके से स्क्रीन शो होगी, और ये पिक्सल 5 में इस तरीके से स्क्रीन शो होगी। और मैं अपने हिसाब से करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिव में रख के चेक कर सकता हूँ। ठीक, लेकिन इसके बरक्स अगर मैं यहाँ पर 800 पिक्सल लिख देता हूँ, तो इसने 800 पिक्सल ही रहना है। मैं बढ़ा देता हूँ और 1800 पिक्सल कर देता हूँ, इसने 1800 पिक्सल ही रहना है। अब मैं स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ, ये देखिए अब वो पूरी स्क्रीन पे आ गया। लेकिन इसका हमें नुकसान क्या होगा कि ये इस पर हॉरिजॉन्टल बार आ जाएगा, जो कि हमारी वेबसाइट को नाकाम बना देगा। तो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि ज़्यादातर रिस्पॉन्सिव रहे। ये देखें ये हॉरिजॉन्टल बार आ गया हमारी वेबसाइट के अंदर, और जब हमारी वेबसाइट पे हॉरिजॉन्टल बार आ जाए, बार हमेशा वर्टिकल आना चाहिए कि वेबसाइट आपकी ऊपर नीचे हो सके, ना कि दाएं बाएं। तो जब ये वाला आपके पास आ जाए तो इसका मतलब है आपकी वेबसाइट कामयाब नहीं है, ना ही आप एक कामयाब डेवलपर है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिव ही नहीं बना सके। हर स्क्रीन के हिसाब से वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। वेबसाइट आपके मोबाइल पे खुले तो और चीज़ हो, आपकी डेस्कटॉप पे खुले तो और चीज़ हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 800 पिक्सल की जगह क्या करता हूँ? 800%, यानी कि जो मर्जी स्क्रीन हो ये उस स्क्रीन का 80% रहे। ज़्यादा से ज़्यादा 100% होता है। ठीक है, तो अगर मोबाइल हो तो मोबाइल का 80% ले, डेस्कटॉप का तो डेस्कटॉप का 80% ले। ठीक हो गया। लेकिन अब देखें जैसे ही हमारा डिव स्टार्ट हुई तो ऊपर वाले टेबल के साथ मिली हुई है, वो डिव टेबल के साथ मिली हुई है। अब यहाँ पे हमने फ़र्क समझना है मार्जिन का और पैडिंग का। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, इस डिव के अंदर कुछ लिख भी लेता हूँ। इस डिव के अंदर मैंने पी लिख लिया पैराग्राफ, और उसे मैंने कह दिया लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद आया आज तो दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, सब सारे दुरूद शरीफ पढ़ लें सबसे पहले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दुरूद शरीफ पढ़ लिया सबने? गुड हो गया माशाल्लाह। ठीक, अब यहाँ पे देखें मार्जिन क्या है। मार्जिन है कि आपकी बॉक्स, आपका डिव या आपका पैराग्राफ जो भी टैग है उसके लेफ्ट राइट दाएं बाएं बाहर वाली साइड का हिस्सा। ये देखिए मार्जिन, ये बाहर वाली साइड का हिस्सा। ठीक है, बॉर्डर उसका बॉर्डर, पैडिंग उसकी अंदर वाली साइड का हिस्सा, और फिर उसका आ जाता है कंटेंट। ठीक, कहाँ पे गया हमारा अबाउट पेज? ये है, आ जाता है कंटेंट। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर से थोड़ा सा नीचे हो जाए, तो मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसकी विड्थ ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए ये किस तरीके से वर्क करता है। हाइट थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ, 100 कर देता हूँ। ठीक, तो ये 100 उसकी हाइट होगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये
ऊपर नीचे दाएं बाएं से क्या हो जाए, थोड़ा सा यानी कि इससे दूर हो जाए, नीचे हो जाए, शो हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं अब लिखूंगा मार्जिन टॉप कितना दे दो जी, 5 पिक्सल दे दो। अब देखें उसने टॉप से 5 पिक्सल नीचे कर दिया उसे। मैं चाहता हूँ जी मैं ज़्यादा दे देता हूँ, 35 पिक्सल कर देता। अब उसने टॉप से उतना उसे नीचे कर दिया, ठीक है। तो मार्जिन ऑटो, अगर मैं चाहता हूँ कि दाएं बाएं से भी मार्जिन जो है उसका, तो मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल या 35, और मार्जिन राइट भी 35 पिक्सल। तो अब देखिए उसने दाएं बाएं ऊपर से कर दिया, लेकिन अगर नीचे कोई और चीज़ आएगी ना, जब लेट्स सपोज मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे डिव के नीचे H1 लिखता हूँ, या पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक। तो पैराग्राफ ये इसकी अपनी बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग है, इसकी बजाय मैं डिव ले लेता हूँ क्योंकि उसकी अपनी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती। तो डिव ले ली मैंने, ठीक है। और इसका मैंने डू है, इसका मैं रख देता हूँ क्लास डन, ठीक। अब मैंने इस क्लास को सिलेक्ट करना है, तो क्लास है तो क्लास के लिए डॉट नेम क्या है, डन, ठीक है जी। अब मैं इसका बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और येलो कर देते हैं इसका, ठीक है, ताकि शो हो ज़्यादा। हाइट इसकी 100 पिक्सल कर देते हैं और विथ होते ही। तो ये देखिए, अब ये देखें येलो वाला और ये रेड वाला बिल्कुल स्टार्ट से शुरू हो रहा है। अगर मैं इसकी विथ बढ़ा दूँ, 5 पिक्सल कर दूँ, तो ये देखिए येलो और रेड ये बिल्कुल स्टार्ट से, बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हमारे टैग्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये नीचे से भी थोड़ी सी हमें मार्जिन मिले, तो मैं लिखूँगा मार्जिन बॉटम कितना दे दो, 35 पिक्सल। अब देखें, अब ये 35 पिक्सल हो गया, ठीक हो गया। समझ आ गई, इतनी मार्जिन की समझ आ गई आपको? यस सर। बाकियों को भी आ गई है कि सिर्फ तनवीर साहब को ही आई है? ठीक है, माशाल्लाह। अब हम आते हैं पैडिंग के ऊपर। बॉर्डर तो आपको पता चल गया, बॉर्डर ये है, इसकी मैं जितने पिक्सल बढ़ाता रहूँगा ये उतने बढ़ते रहेंगे। अब आ जाते हैं पैडिंग के ऊपर। पैडिंग है अंदर वाली साइड पे, मार्जिन थी बाहर वाली साइड और पैडिंग है हमारी अंदर वाली साइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और अच्छा, अगर अब मैं अलग-अलग सबको कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सबसे एक ही हो जाए, तो मैं अकेला ले लूँगा मार्जिन और 35 पिक्सल। अब इसने खुद ब खुद सब हर जगह से दे दिया डू का। अच्छा, डू का यहाँ से ना हमें ये ख़त्म कर दिया था, ठीक। तो अब उसने ऑटोमेटिकली, अब मैं चाहता हूँ पैडिंग, मार्जिन था अपर साइड पे, पैडिंग होगी इनर साइड पे, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है। तो मैं देता हूँ पैडिंग इसको, इसे मैं पैडिंग दे देता हूँ कितनी, 20 पिक्सल। और ये देखिए इसे टॉप लेफ़्ट बॉटम और राइट से 20 पिक्सल की अपनी पैडिंग ले ली है। और अगर मैंने सिर्फ ऊपर देनी है तो पैडिंग टॉप लेफ़्ट पे देनी है, पैडिंग लेफ़्ट। इसकी और एक हमारे पास आ जाती है किस्म, ये देखिए। अब ये क्या करेगा, हम एक साथ, अगर हम अलग-अलग देना चाहते हैं तो पहला होगा मार्जिन और पैडिंग टॉप, मार्जिन टॉप, टॉप से लेगा 25%, राइट से लेगा, यानी कि ये क्लॉकवाइज घूमेगा इस तरीके से, ऐसे। तो टॉप से सबसे पहले
25 पिक्सल, फिर आ जाएगा राइट के 50 पिक्सल, फिर उस राइट के बाद बॉटम पे 75 पिक्सल और उसके बाद लेफ्ट पे 100 पिक्सल। ठीक, इसी तरीके से पैडिंग का भी यही है। पैडिंग लिख के आप अगर चारों को लहदा देना चाहते हैं तो वो इस तरीके से देंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो एक दफ़ा ये आपने विज़िट कर लेना। आगे आ जाए मार्जिन क्लैप्स। मार्जिन क्लैप क्या चीज़ है? मार्जिन क्लैप ये है कि आपने एक ऊपर वाली डिप को हमने टॉप और राइट से वैसे ही रखा और नीचे से यानी कि बॉटम से हमने 50 पिक्सल दे दिया और नीचे वाली को ऊपर से 22 पिक्सल दे दिया। तो ये क्या करेगा, हम यहाँ से ट्राई करके देख लेते हैं। तो रन किया मैंने इसे, तो ये देखें इस तरीके से ये टोटल इसने ले लिया है 70। आपको मैं इसका बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारा बोर्ड अभी ये नीचे से कितनी ले रहा है, 35 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नीचे वाले को कहाँ गया ये, नीचे वाले को मार्जिन टॉप दे देता हूँ 20 पिक्सल, तो देखें उसने क्या किया, 20 पिक्सल, अच्छा 12 मिनट रह गया, उसने इन दोनों को मिला के 50 पिक्सल टोटल कर देना। तो इस चीज़ को बचने के लिए हम सबसे टॉप पे क्या लिखते हैं, बॉक्स सबसे पहले हाँ हमने सेलेक्ट करना है, तो स्टैटिक हम कर लेते हैं। स्टैटिक का मतलब है जितने भी टैग हैं हमारे पास सब के सब को सिलेक्ट कर लिया और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन 0, पैडिंग 0%। ठीक है, ये लाजमी आपने सबसे पहले लिखना है ताकि क्लैप्स ना हो आपका। अब क्या होगा, ऊपर से ये चलेगी, हमारा जो कोड है वो ऊपर से इस तरीके से नीचे वर्क करता है। सबसे पहले वो आएगा, वो देखेगा कि सब के सब जितने भी टैग हैं उसको बॉर्डर बॉक्स कर दिया यानी कि वो कोलैप्स ना हो, मार्जिन सबका 0, पैडिंग सबकी 0 कर दी। अब वो नीचे आया, उसने कहा ये जो क्लास डू वाला डिव है ना हमारे पास, उसमें मार्जिन 35 दे दो, बाकी सबको अभी तक उसने कुछ भी नहीं दिया। फिर आ गया, उसने कहा जी ये क्लास डन वाले की जो मार्जिन है टॉप से ये 20% दे दो। तो इस तरीके से इनिशियली 0 ही होगा, लेकिन जैसे नीचे नीचे आएगा जो जो कोड होगा वो इस तरीके से वर्क करता जाएगा। ठीक, तो आज के लिए ये था। एक और चीज़, एक हमने पढ़ा इनलाइन स्टाइलिंग कि किस तरीके से हम इनलाइन स्टाइल कर सकते हैं। एक हमने पढ़ा कि हेड के अंदर रख के स्टाइलिंग। जो तीसरा और प्रोफेशनल वे है वो इस तरीके से, आपने एक और फाइल बनानी है, अबाउट अगर की बनानी है तो about डॉट CSS, क्योंकि हमने CSS की फ़ाइल बनानी है। और ये अबाउट वाला जितना भी कोड है वो मैंने यहाँ से उठाया और इस CSS की फ़ाइल के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, और इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ रिमूव, इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। अब क्या होगा, कोई CSS नहीं लगेगी, वैसे का वैसे हो गया। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि अभी तक हमने सेलेक्ट इसे टैग ही नहीं किया इसके साथ। इसको भी हम कर देते हैं, क्योंकि अब तक हमने उसके साथ अटैच ही नहीं किया। तो इधर हमने सारा अपना कोड लिखा हुआ है। ठीक है, इधर HTML है अलग-अलग, तो हमने इस वाली CSS को इस HTML के साथ अलोंग करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक लिंक टैग होगा, टैग का नाम क्या होगा, लिंक, और उसके अंदर जो हमने उसका रेफरेंस देना है वो देना है ये href के अंदर। ठीक है, हम ये डाला और पूरे में से कौन सी CSS, अबाउट वाली CSS, तो वो हमने इसके अंदर रख दी हुई है। ठीक है, तो अब ये दोबारा से कनेक्ट हो गया। समझ आ गई आपको?
तो हम अगर Yes, चाहें तो sir. इस तरीके से अलग-अलग भी रख सकते हैं, यानी कि एक स्क्रीन पे HTML, एक स्क्रीन पे CSS, लेकिन इससे आपकी आंखें जो है ना वो कमज़ोर हो जाएंगी, तो इस तरीके से अलग-अलग ही करना चाहिए। ठीक है, तो आज तक हमने आज भी पढ़ा कि CSS क्या होती है, सिलेक्टर किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, और कलर पढ़ लिया, बैकग्राउंड कलर पढ़ लिया, मार्जिन पढ़ ली, पैडिंग पढ़ ली, और मार्जिन पैडिंग सबसे ज़्यादा अहम है, सिलेक्टर अहम है, यानी आज जो भी पढ़ा ये बेसिक है CSS की। और इनलाइन CSS क्या होती है? अच्छा, यहाँ पर अगर मैं किसी और चीज़ को उसकी स्टाइल चेंज कर देता हूँ तो वो इस चीज़ को ओवरराइट कर देगी इस चीज़ से। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं स्टाइल डॉट डू को बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। यहाँ पर हमने डू को क्या बॉर्डर दिया है? सॉलिड रेड। यहाँ पर हमने सॉलिड ब्लैक, तो ब्लैक आ रहा है, रेड नहीं आ रहा, क्योंकि ऊपर से नीचे है तो नीचे ये वाला उसके कोड मिल गया। तो अगर मैं इनलाइन करके उसका कोई और कलर कर देता हूँ तो वो उस चीज़ को प्रेफर करेगा। ठीक, अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले प्लीज़। क्वेश्चन है किसी को?